हेलो बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने पार्ट वन वाली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख ली होगी। देखो, आज जो क्लास होने वाली है, आज लास्ट एमसीक्यू क्लास होने वाली है। पार्ट वन के अंदर मैंने 50 एमसीक्यू कराए थे, पार्ट टू के अंदर भी मैं 50 एमसीक्यू कराऊंगा। अगर आप इन दोनों पार्टों को देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम के अंदर 20 में से 20 लाने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। देखो, अगर आप इन दोनों क्लासेस को पूरा देख लेते हो तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को पूरा जरूर देखना। देखो, आज की क्लास का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपके पास गिवन फिगर है। देखो, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है सर? कॉमन है। ये वाला जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर कैसा है सर? वो कॉमन है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉमन एंगल आ गया इसका मतलब सिमिलरिटी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इन ट्राइंगल देखो, आप ट्राइंगल देख सकते हो। यहां से शुरुआत करो, ए बी सी ए, बी सी ए एंड देखो दूसरा ट्राइंगल आप ले सकते हो, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है सर, आपके पास दो ट्राइंगल आ गए। हाँ जी सर, दो ट्राइंगल आ गए। अब देखो, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है? देखो, आप क्या कह सकते हो? एंगल ए बराबर हो सकता है एंगल डी। इज 90। दूसरी बात आपके पास क्या है? एंगल सी इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी है और एंगल सी इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन है। तो बात समझ में आई होगी। अब देखो, दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं? बाय एंगल एंगल ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए सी डी के। जब दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ जाते हैं तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होता है। तो इसकी देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी? देखो, इसके पास हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? बीसी की, तो आपने बीसी लिखा। अगर आप इसका बीसी लिखोगे तो इसका आप एसी लिखोगे। वैल्यू बराबर होगी। देखो, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल के आप एसी ले रहे हो, एसी ले रहे हो तो आपको लेनी पड़ेगी डीसी, है ना? डीसी। अब आपके पास बीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 16। हाँ जी सर, हमारे पास बीसी की वैल्यू 16 है। और एसी की वैल्यू आपके पास कितनी है सर? एक्स, तो एसी की वैल्यू आपके पास एक्स हो जाएगी। एसी की वैल्यू आपके पास कितनी है? एक्स। और डीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4। 4 की इधर मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लीकेशन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो रूट 16 मल्टीप्लीकेशन 4 बराबर एक्स। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू आ गई आपके पास, 16 का रूट से बाहर निकालोगे आपके पास 4 आ जाएगा और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 8। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आराम से प्यार से कोई हर एक सवाल को आसान तरीके से समझो। समझने पर ध्यान दो, टाइमिंग पर ध्यान मत दो। जितना आप समझोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अब देखो, अगला सवाल आपके पास क्या गिवन है? इफ ए एम, देखो ए जो पॉइंट है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब जो दूसरी वाली जो लाइन है आपके पास वो क्यू आर है, तो क्यू आर का ए क्या है? मिड पॉइंट। यानी कि क्यू जो पॉइंट है आपके पास, जो क्यू जो पॉइंट है आपके पास वो कितना हो गया? -6,7। हाँ, तो बात समझ में आई। और देखो, आर जो पॉइंट है आपके पास वो -2,3। वही ए जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है आपके पास? m/3 और 5। यानी कि ये क्या है सर? आपके पास मिड पॉइंट। और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? एम की निकालनी है। ठीक है ना? आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? एम की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी जानते हैं, वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। है तो बात समझ में आई? अब देखो, आपके पास इधर तो 5 है, तो यहां पर हमें तो y का कोऑर्डिनेट तो लिख नहीं सकते क्योंकि m जो है हमारे पास x कोऑर्डिनेट में, तो आप लिख सकते हैं m/3। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होगा, यानी कि -6 -2 अपॉन 2 के।
अब जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी m/3 इक्वल 6 और 2 कितना हो गया आपके पास, 6 और 2 कितना हो गया -8/2 अगर 2 से आप -8 को कैंसिल करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो m/3 इक्वल टू -4। इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो m की जो वैल्यू आपके पास सर आ जाएगी वो आ जाएगी -12। आई बात समझ में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला सवाल आपके पास ये बना है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड दिस इन रेशियो। आपको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करिए। फॉर एन एग्जांपल आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ये, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है ना, और बी का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो क्या है 5, 6। हमने माना कहीं एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, और मैंने आपको बताया है जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो होता है क्या x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होगा। अब ये जो पॉइंट है वो हम क्या मान सकते हैं सर, ये जो पॉइंट है वो हो सकता है x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। अब रेशियो मैंने इन दोनों इनके बीच का जो रेशियो माना वो मैंने माना m/n में डिवाइड कर दिया इस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंटों को। तो आप सभी जानते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, वो कहता है बराबर होता है इधर वाले के साथ। हम इसको x1, y1, x2, y2, इसकी इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई nx1 mx2 अपॉन 2। दूसरी बात इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन, तो ny1 my2 अपॉन 2 नहीं, अपॉन m+n इधर आएगा और m+n इधर आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, देखो x और y जो आ जाएगा आपके पास वो x, 0 बराबर, देखो n की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करोगे तो 2n, m की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो 5n अपॉन कोमा n की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो -3n और m की मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ तो 6n अपॉन m+n। आप जानते हैं यहां पर x की वैल्यू है, तो यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होगा, लेकिन हमारे पास x एक वेरिएबल है, तो 0 वाले कोऑर्डिनेट को आप इसके बराबर रख दो, है ना। तो 0 किसके बराबर आ जाएगा सर, 0 बराबर आ जाएगा हमारे पास -3n + 6m अपॉन m+n की। है तो बात समझ में आई। और जो m+n है आप इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू -3n + 6n। तो देखो -3m को आप इधर लेकर आओगे तो आपके पास +3n इक्वल टू हो जाएगा 6n के, इधर ले आओगे और n को आप इधर ले जाओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी रहेगी 3/6 इक्वल टू m/n। तो 3 से 6 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल टू m/n। है तो बात समझ में आई। तो m और n का रेशियो कितना आ गया 1:2, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, इफ x माइनस, देखो आपके पास क्या है x - 2y + k इक्वल टू 0 इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स। देखो एक वर्टेक्स ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये जो है लाइन ये मीडियन लाइन है। अब आप जानते हैं मीडियन जो लाइन है वो किसी न किसी पॉइंट से तो पास होकर जाएगी। अगर आप मान लीजिए अगर ये ए पॉइंट से पास हो रही है तो ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x की जगह -1 धरते हो, -2 और y की जगह आप 3 रखते हो प्लस k इक्वल टू 0, तो 3 2 6 और -1 7, 7 इधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो k की वैल्यू तो आपके पास 7 आ रही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला पॉइंट से तो पास हो नहीं रही मीडियन। वहीं दूसरी बात आती है, अगर बी पॉइंट को आप रखते हो तो बी पॉइंट पर अगर आप पुट करते हो तो x की जगह आप पुट करोगे 0 और y की जगह आप पुट क्या करोगे 4, तो -2 4 प्लस के इक्वल टू 0, तो यानी कि k की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो 8, और 8 आपके पास ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको हर एक पॉइंट इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा, जिस पर आंसर आ जाए और जो ऑप्शन मैच हो जाए उस पर टिक करना, ठीक है। अगला सवाल आपके पास गिवन है, द वैल्यू ऑफ y इज 6, यानी कि y की जो वैल्यू है आपके पास 6 है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस इज 10, यानी कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी है वो 10 है, तो y की वैल्यू 6 होगी। तो देखो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। और देखो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर हमारे पास जो p पॉइंट है वो है 2 कोमा -3, और q जो पॉइंट है वो है हमारे पास 10 कोमा y, और हमारे पास दूरी जो है वो कितनी है 10। अगर हम इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2, इसको y2, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनकर आ जाएगा या डिस्टेंस बनकर आ जाएगी p2 की, तो वो वैल्यू हो जाएगी, देखो x2 - x1, यानी कि 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, प्लस y माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो आपके पास y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है ना सर। आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यार, फिर रूट फट के उधर पहुंचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 64 + y + 3 स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखो 64 को इधर ले जाओ, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64, यानी कि 36। अगर इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर जाकर आपके पास क्या बन जाएगा, रूट। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y + 3 इक्वल टू √36, ठीक है। अब √36 की जो वैल्यू होती है आपके पास कितनी होती है, y + 3, यानी कि ±6। अब देखो 3 इधर जाकर क्या बन जाएगा, तो y की जो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए ±6 -3, यानी कि y की जो दो वैल्यू हो सकती है वो दो वैल्यू हो सकती है। एक तो हो सकती है माइनस के एक तो वैल्यू हो सकती है आपके पास -6, -9 और -3, -3 इट मीन -9। और y की जो वैल्यू हो सकती है, एक तो हो सकती है +6 -3, इट मीन आपके पास जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 3। और आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है, द वैल्यू ऑफ y इज 6, यानी कि 6 इसकी y की वैल्यू नहीं है, तो असर्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। जब असर्शन ही गलत हो गया तो आपके पास ऑप्शन सी या डी ही बचता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था द असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। असर्शन रॉन्ग है और रीजन इज ट्रू, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, sin थीटा + cos थीटा इक्वल टू, देखो आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, sin थीटा + cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है सर, tan थीटा की। अब आप जानते हैं tan थीटा जो बनता है sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करके बनता है, ठीक है ना। अगर इधर cos थीटा है तो इस cos थीटा को अगर आप हम इधर ले आए तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो sin थीटा + cos थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगी इक्वल टू √2, ठीक है ना सर। आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो cos थीटा sin थीटा को भी डिवाइड करेगा, cos थीटा cos थीटा को भी डिवाइड करेगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, cosine थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √2। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल 1, sin अपॉन cos 10, तो tan थीटा + 1 इक्वल टू √2, और 1 को आप इधर ले जाओगे तो आपके पास जो tan थीटा बनकर आएगा सर वो इक्वल टू आ जाएगा √2 - 1, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर जाकर नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cos अल्फा कोसेक अल्फा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप साइन की बात करते हो तो साइन जो फंक्शन है उस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। वहीं आप कोस की बात करते हो तो कोस की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अब देखो ये क्या वैल्यू है आपके पास, कोसेक कोसेक अल्फा, यानी कोसेक मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है सर, साइन का। इट मीन जो कोसेक होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोसेक की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोसेक की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी, +1, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ सकती है सर, मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ सकती है कोसेक की, वो आएगी -1। इट मींस अगर आप डिनोमिनेटर में -1 धरते हो तो ये वैल्यू सारी माइनस की हो जाएगी, या फिर इसको अगर आप ऊपर लेके चले जाओगे तो 1/cosec अल्फा 1/cosec अल्फा बराबर होगा साइन अल्फा के। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दी साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, ठीक है।
आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता तो माइनस के बनाता, यहाँ पर sec अल्फा होता तब भी यही आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, इफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर। देखो आपके पास जो टावर है वो 75 मीटर हाई है, 75 मीटर हाई है, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है इस 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। ठीक है ना, तो आपके पास यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो बनना है 30 डिग्री का। अब आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट को आपको टावर से दूरी निकालनी है, यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो आपके पास ये भी 30 डिग्री का होगा। अब हमें ये वाली वैल्यू पता है, ये निकालनी है एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 30, टेन थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पर 10 30 बराबर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की दूरी हमने अगर x मान ली तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 अपॉन x। अब आप जानते हैं जो वैल्यू होगी हमारे पास 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 अपॉन एक्स। एक्स को आप इधर ले जाओगे तो x बराबर आ जाएगा 75√3। इट मीन आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको आसान तरीके समझ में आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका मतलब है नीचे देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका मतलब ऊपर देखना। अगला सवाल आपके पास गिवन है, द एंगल of elevation of the top of the tower from the point P and Q are at a distance A and B respectively from the base of its same straight line in the same straight line are complementary, then the height of the tower is। देखो आपके पास क्या सवाल है, एक बेस है ना, इस बेस पर आपके पास एक टावर है, आपके पास क्या गिवन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। अगर आप मानते हो P पॉइंट है हमारे पास, ये हमने क्या माना, P पॉइंट है, और जो P पॉइंट है उसके बेस से जो दूर है वो A है, A डिस्टेंस पर है। वहीं दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो पॉइंट है Q, है ना। दूसरा पॉइंट मैंने माना सर ये Q है, वो जो दूरी है वो उसकी जो दूरी है वो B है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो सेम स्ट्रेट लाइन में है। आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, तो आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। आप सभी जानते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो हमेशा दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं तो ये वाला जो एंगल है ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां तो बात समझ में आई होगी सर आपको, हाँ जी सर समझ में आई। अब आपको जो आंसर निकालना है, द हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है ना। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसका निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। अगर आप इस टावर की जो हाइट मान लेते हो वो क्या हो जाएगी, आपके पास h हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बनकर आएगी सर वो बनकर आएगी, देखो अगर आप इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पर टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपके पास टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन ए, है ना, h अपॉन ए। यहां तक बात समझ में आई, हाँ जी सर यहाँ तक समझ में आई। दूसरी बात समझिए, अब दूसरा सवाल जो आपके पास गिवन है, देखो इसमें अगर आप लगाते हो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर, h अपॉन बी। यहां तो बात समझ में आई। अब देखो आप जानते हो टेन 90 माइनस थीटा आपके पास कितना होता है, कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन बी। और यहां पर हमें टेन थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो आपके पास कोट थीटा की वैल्यू गिवन है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन एच के। है तो बात समझ में आई सर। देखो कोट थीटा बराबर एच अपॉन बी और तो टेन थीटा बराबर है बी अपॉन एच, है ना, रेसिप्रोकल हो गया। अब टेन थीटा बराबर है एच अपॉन ए, तो इस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन ए। इट मींस एच अपॉन ए इक्वल टू आपके पास आ गया बी अपॉन एच के। एच की इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी के, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट, तो यानी कि एच बराबर आपके पास आ गया √AB। इट मींस आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, इन द फिगर O is the center of the circle, PQ is a chord and PT is a tangent at P which makes the angle 50 degree with PQ। आपको एंगल निकालना POQ, यानी कि POQ है, तो बात समझ में आई। आप सभी जानते हैं अगर ये
PT एक टेंजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा सर 90 डिग्री का। यहां तक तो बात समझ में आई होगी, ये दोनों जो एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 40 डिग्री का। हाँ तो बात आपको आसान तरीके से समझ में आई, हाँ जी सर समझ में आई। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है उसको भी 40 डिग्री का होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस है, दोनों साइड बराबर है तो एडजेसेंट एंगल तो इक्वली होंगे। अगर ये 40 है ये 40 है तो दोनों का सम दोनों का सम 80 हो गया। और पूरे ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 होता है। तो ये 40 तो ये 40 80, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BAC इज 120। BAC आपके पास 120 है, तो OA किसके बराबर है? देखो ऑप्शंस के अंदर सारी AB गिवन है, तो इट मींस अगर आपके पास ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, है ना। वो ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो मैं देखो इसका फिगर बना लेता हूं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। यहां तक बात समझ में आई। ये पॉइंट क्या है B, और ये पॉइंट क्या है A, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास O। यहां तक तो बात आपको समझ में आई होगी। और ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। अब आपको OA और AB के बीच का रिलेशन निकालना है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। आप सभी जानते हैं OAB अगर एंगल के साथ वाली साइड है वो तो बेस है, 90 के सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेनियस। यानी कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि cos 60, है ना सर। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप cos 60 लगाते हो तो cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस AB अपॉन OA। यहां तक बात आपको समझ में आई, हाँ से समझ में आई। इसका मतलब है कि आपके पास cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू AB अपॉन OA। तो OA किसके बराबर आ गई सर 2AB की। ठीक है, आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा 2AB के। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, देखो एक असर्शन रीजन का सवाल है। The two tangents are drawn to the circle from the external point. They subtend equal angles at the center. This is true. अगर आपके पास कोई भी एक सर्किल है, उस सर्किल से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, तो सेंटर पर जो एंगल सबस्टेंड करेगी वो जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। हाँ जी सर, दोनों एंगल बराबर होंगे। अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्किल इज अ रोम्बस, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बना है, द टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सैंपल स्पेस बनाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, प्रोबेबिलिटी वाला P इक्वल टू आंसर लिख देना। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान सवाल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू द हाइट एट द 10:45 AM, द सन एल्टीट्यूड इज व्हाट। आप सभी जानते हैं अगर आपके पास कोई टावर है, यहां पर सन बना हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या है सन है, अगर सन की रेज आ रही है तो उसने शेडो बनाई होगी। अगर शेडो अगर आपके पास हाइट ऑफ द टावर के बराबर आ गई तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। जब एंगल बराबर हो जाएगा तो एल्टीट्यूड का एंगल आपके पास कितना आ जाएगा सर 45 डिग्री। आई बात समझ में, आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। केवल 45 डिग्री पर ही दोनों साइडें बराबर हो सकती हैं। अगला सवाल आपके पास गिवन है, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू √3, आपको टेन थीटा और कोट थीटा निकालना है। तो आप जानते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3। वहीं आपको जो वैल्यू निकालनी है सर वो निकालनी है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अगर आप तोड़ते हैं तो टेन को और साइन कोस में तोड़ो। देखो टेन अगर आपके पास देखो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, प्लस कोट थीटा जो होता है वो सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता
होता है। अगर आप इन दोनों को एलसीएम लेते हो तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। आपको सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आपके पास कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3, यानी कि 1 आप इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। इट मींस आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2। और 2 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर 1। इट मींस आपके पास जो वैल्यू है साइन थीटा कोस थीटा की 1। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 अपॉन 1। इट मींस आंसर आ जाएगा आपके पास 1, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बना है इफ देयर इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सर किसकी निकालनी है? सर ए प्लस बी की निकालनी है। अब मेरी बात समझो, देखो आपके पास देखो देयर इज अ कॉमन रूट्स, इन दोनों के जो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? कॉमन है। देखो आप जानते हो पहली इक्वेशन आपके पास कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है सर आपके पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के ए। इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? देखो आपके पास इन दोनों इक्वेशनों के रूट्स कॉमन है तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होना चाहिए? माइनस के बी अपॉन ए। अब आपके पास यहां पर बी की वैल्यू कितनी है? यहां पर जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है सर? यहां पर अगर आप देखते हो तो माइनस के ए अपॉन और बी की माइनस के बी और बी की जगह आपके पास ए है और अपॉन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है सर यहां पर? ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है? दूसरी इक्वेशन है इस इक्वेशन का अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो आपके पास वैल्यू सिंपल आएगी माइनस के बी अपॉन ए। और माइनस के बी अपॉन ए की वजह से आप देखो ये जो ए है वो इस वाला ए नहीं है, ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन होता है, बी की जगह तो बी है ऊपर ए की जगह 1 है। ए की जगह क्या है? 1। तो इसका मतलब है कि ए की जगह आप क्या करोगे 1। आप जानते हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू सेम है। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हो या फिर इन दोनों इक्वेशनों को बराबर कर रख देते हो तो ए माइनस के ए अपॉन 1 और माइनस के बी अपॉन 1 दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? बराबर होनी चाहिए। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ए प्लस बी की निकालनी है ना? तो आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है वो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि माइनस के ए बराबर होना चाहिए माइनस के बी के। ठीक है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी आ गई सर? बराबर आ गई। इसका मतलब है कि अगर आप ए को इधर लेकर जाते हो या बी को इधर लेकर आते हो तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ए माइनस के बी इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन तो सर ये बनकर आ रही है हमारे पास। अगर आप यहां पर देखते हो, अब इस इक्वेशन में देखो अल्फा की मल्टीप्लीकेशन बीटा के साथ करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? सी अपॉन ए। और यहां पर सी कितनी है सर? बी। और ए कितना है? वो हमारे पास है नहीं। ठीक है ना? अब दूसरी बात देखते हो तो अगर आप इस वाली इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा निकालते हो तो आपके पास की वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। और यहां पर सी कितनी है? ए। और ए कितना है? 1। यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपके पास यहां पर बी है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना है? बी। तो यहां पर भी बी बराबर ए आ गया आपके पास। यहां तक बात समझ में आई? और जब आप इन दोनों की वैल्यू जब आपके पास बराबर आ जाएगी और दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना निकल कर आएगा सर? 0। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है और निगेटिव की फॉर्म में है। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है? इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, देयर हाइट आर इन रेशियो 1:3, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। देखो आप सिंपल तरीके से समझो, दो सिलेंडर है ना, आपके पास जो क्या है? दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। मैंने पहले वाले सिलेंडर की हाइट h मानी और
रेडियस आर मानी, इस वाले सेंटर की हाइट मैंने एच मानी और रेडियस मैंने आर मानी। यहां तक बात समझ पाए। वॉल्यूम आर सेम। अब उनका जब वॉल्यूम सेम है तो आप जानते हैं इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास कितना आएगा सर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर किसके आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच के। है तो बात समझ में आई। अगर आप इस वाली वैल्यू को आप इधर लेकर आते हो तो आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बराबर बन के। है तो बात समझ में आई। आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो देखो, आपके हाइट का रेशियो कितना रखा, 1 और 3, यानी कि इसका जो हाइट है वो 1 है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3। यानी कि h अपॉन एच की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/3। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 1। है तो बात समझ में आई। अब देखो इन वाली वैल्यू को आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 3/1। अब यहां पर दोनों के पास स्क्वायर, तो स्क्वायर को आप इधर लेके जाओगे तो रूट लग जाएगा। जब रूट लग जाएगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अपॉन आर अंडर रूट 3/1। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ लैडर लाइंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री, द फुट ऑफ द लैडर इज 4.7 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज व्हाट। बॉल है, बॉल पर एक लैडर है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं आपके पास गिवन है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ लैडर लाइन अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री है। द फुट ऑफ द लैडर इज 4.7 मीटर है। द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की आपको लेंथ निकालनी है, यानी कि ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एंगल है, एंगल के साथ वाली साइड बेस है और ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस आपके पास किसके अंदर आती हैं, केवल केवल आपके पास किसके अंदर आती है, कोस के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आप कोस लगाओगे, लेडर की हाइट आपने अगर लेंथ ऑफ लेडर अगर आपने एल मान ली तो आपके पास यहाँ पर कोस 60 लग जाएगा ऑटोमेटिकली। कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास कितनी है, 4.7, और हाइपोटेनियस में हमारे पास जो एल है वो लेंथ ऑफ द लेडर के बराबर है। कोस 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 2 के बराबर होती है, यानी 4.7 अपॉन एल आ जाएगा। है तो बात आपको समझ में आई। अब देखो एल की मल्टीप्लीकेशन इधर और 2 की मल्टीप्लीकेशन इधर, यानी कि एल बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 9.4 के, यानी कि 9.4 के। ऑप्शन बी को टिक करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम ऑफ 636। इसका मतलब है कि इसमें एस एन का फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर आप सभी जान, देखो लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको एन की ही तो वैल्यू निकालनी है। अब एस एन आपके पास गिवन है, यानी कि 636 इक्वल टू एन अपॉन 2, और ए की वैल्यू आपको पता है इसके अंदर 9 है, तो 9 की 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 18 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दो, 17 में से 9 गया तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 8, यानी कि ओ भी 8। है तो बात आपको समझ में आई। अब देखो 2 की मल्टीप्लीकेशन आप इधर करते हो तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी सर वो कितनी आ जाएगी, देखो 2 की वैल्यू आप कट जाएगा वैसे तो 636 आपके पास वैल्यू बचेगी n अपॉन 2 18 प्लस, देखो 8 और n की मल्टीप्लीकेशन 8 है और n की इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस के 8। हाँ तो बात समझ में आई। आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 363 इक्वल टू n अपॉन 2। आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 18 में से 8 गया आपके पास 10 प्लस 8n, ठीक है ना। अब देखो 2 10 को भी डिवाइड करेगा, 2 8 को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि आपके पास आ जाएगा 636 इक्वल टू 2 से 10 डिवाइड करोगे यानी कि n इधर ही रह जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 प्लस 4n, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके 2 रूट्स निकल कर आएंगे, वो रूट्स आपको निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करना है एपी वाले सवाल का। नेक्स्ट सवाल आपके पास है गिवन है, इफ 17 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 20,
सेवंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 20, 22 टर्म इज 50, देन द 30 टर्म। देखो आपके पास सेवंथ टर्म है, यानी कि A7 की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, A22 की वैल्यू आपके पास कितनी है 50, और A30 की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, A7 कितना होता है A+60, वो कितना है सर आपके पास 20, और ये कितना है A+21D, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है सर 50। अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो, आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, ए से ए कैंसिल करोगे, 6D से 21D अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस के 15D। 20 में से 50 गया, आपके पास कितना आ जाएगा 30, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 से 30 आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आप डी की वैल्यू 2 आ गई तो 6 2 जा 12 और 12 से जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर 8। हाँ तो बात समझ में आई, ठीक है ना। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 8, तो A30 किसके बराबर होता है A+29D के, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है सर 8, तो 29 इंटू 2। अब 29 की 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 29 की 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे आपके पास आ जाएगा 58, 58 की 8 के साथ प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 66, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल बहुत आसान सवाल है। आपके पास एलसीएम गिवन है, x और 18 का 36, x और 18 का एचसीएफ आपके पास 2 है, तो आप जानते हैं x की मल्टीप्लीकेशन 18 के साथ बराबर होनी चाहिए 36 मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ। 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 4। ये तो पहले चैप्टर की थ्योरम है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, the perimeter of the circle is equals to that of square then the ratio of their area, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्किल का पेरीमीटर इक्वल है। आप सभी जानते हैं, मैंने माना कि सर्किल की जो रेडियस है वो r है, स्क्वायर की जो साइड है वो a है, और इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, और हमें एरिया का रेशियो निकालना है। तो मैं एरिया के साथ चलता हूं पहले। आप मेरे को बताओ, पाई r स्क्वायर अपॉन, हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर के साथ। यहाँ पे बात समझ में आई, हाँ जैसा समझ में आई। दूसरी बात, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इसके साथ निकालनी है, एरिया का रेशियोज निकालना है। तो आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ पाई आर की, और ए की वैल्यू होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं 2 पाई आर सर्किल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है। उसकी जो वैल्यू बराबर है स्क्वायर के पेरीमीटर, यानी कि 4a के बराबर है। तो आप यहां से वैल्यू किसकी निकाल सकते हो सर, किसी भी वैल्यू निकाल लो आप, चाहे ए की निकालो चाहे आर की निकाल लो। अगर आप आर की वैल्यू निकालते हो तो 2 पाई को आप इधर लेकर जाओगे, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू 4a अपॉन 2 पाई। है तो बात समझ में आई। अगर आर की वैल्यू आपके पास 4a अपॉन 2 पाई है तो आप यहां पर पुट कर दोगे, है ना सर। तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। देखो अब आपके पास यहां पर कितना जाएगा आर, आर की जगह आप पुट कर सकते हो 4a अपॉन 2 पाई, तो यानी कि 4a अपॉन 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर तो सर आपके पास चल ही रहा है तो बात समझ में आई, हाँ जैसे समझ में आई। अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो पाई 4a का स्क्वायर 416 ए स्क्वायर अपॉन, ये कितना बन जाएगा 2 पाई, यानी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन, और यहां पर कितना बनेगा ए स्क्वायर। है तो बात समझ में आई। अब देखो इस वाले ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, स्क्वायर से पाई कैंसिल। इसका मतलब है कि आपके पास ऊपर तो 4 बचा, नीचे क्या बचा पाई। आपके पास जो रेशियो आना चाहिए 4 रेशियो पाई आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन में नहीं, तो आप अगली अगली बात देख सकते हैं, वैल्यू पुट करो 4, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, 7 पलट के ऊपर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा 11, 7 2 जो 14, यानी कि 14 रेशियो 11 तो ऑप्शन में होगा। हाँ तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इस सवाल को आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये बना था 11 टर्म फ्रॉम द एंड। देखो एंड से मैं 11 टर्म निकालने का आपको एक तरीका बता देता हूं। अब एंड से कोई भी टर्म निकालनी है ना, तो आपको ए एन निकालनी है, जैसे ए 11 निकालनी है तो ए एन का फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। अब आपको कौन सी निकालनी है A11, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी एल की वैल्यू -62
माइनस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास क्या पता होती है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटा देना। 7 में से 10 गया, आपके पास की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3। A11 माइनस के 62, अब ये कितना हो जाएगा माइनस, और 10 11 में से बन गया 10, 10 के 3 से मल्टीप्लीकेशन माइनस 30 के माइनस के साथ प्लस के 30। आंसर कितना है माइनस के 32, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल आपके पास क्या गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी जो है और डी एफ, ए बी अपॉन डी बराबर होगा बी सी अपॉन एफ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू एंगल सिमिलर, है ना, कौन से दो एंगल को सिमिलर कर देगा वो। देखो आपके पास के ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। आपके पास वैल्यू है ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है ना। यानी कि इस दोनों में देखते हो तो आप इन दोनों साइडों के अनुसार जो है वो बी एंगल कॉमन है, और इन दोनों साइडों के अनुसार जो है वो डी एंगल कॉमन है तो बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर आप इन दोनों साइडों को देखते हो तो इन दोनों साइडों के बीच में देखो ए बी और बी सी, जब ए बी और बी सी बनी होगी तो बी यहां पर होगा, तभी तो ए और बी सी बने होंगे, यानी कि बी एंगल कॉमन है। और डी और एफ डी के अंदर डी एंगल कॉमन है, तो इट मींस एंगल बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के। ये सिमिलरिटी का रूल है, तभी तो ऐसे ऐसे लगेगी, इसका मतलब है बी किसके बराबर होना चाहिए, डी के, तभी सिमिलर हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डी था, यहां पर डी था। अगला सवाल, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज एन टर्म गिवन बाय दिस। देखो एन टर्म आपके पास क्या गिवन है, एन इक्वल्स टू 3m प्लस के 7। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इट मींस आप a1 निकाल लो। a1 कितना जाएगा, 3n की जगह 1 पुट करो, 3 और 7 10 10। अब आप a2 निकाल लो, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6, 6 और 7 13, ठीक है ना। और आपके पास 13, अब d निकाल लो, d की वैल्यू कितनी होती है सर, a2 माइनस a1, 13 माइनस 10 इट मींस 3। आपके पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास गिवन है, द पेयर ऑफ द इक्वेशन ax plus 2y equals to 9, 3x plus by equals to 18 represent the parallel lines where a b are the tangent। पैरेलल लाइन है, आप सभी जानते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब जब सारे को बीच में साइन इक्वल है तो यानी कि ये वाला पोर्शन आपको लेना है ना। तो a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है a, a2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, और b2 की वैल्यू आपके पास कितनी है b। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना। b2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। आप b की मल्टीप्लीकेशन आप इधर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ab बराबर 6, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, अगर आपको कंडीशन याद हो पहले लाइन की तो। और कमेंट बॉक्स में कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन जरूर लिख देना। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग द 0 -3 एंड 5। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 पढ़ते हो, है ना, जो जिसके डिग्री 2 होती है। लेकिन इसके जो बाहर होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन के साथ करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी तो आपके पास बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी। अगर आप के को इधर लेकर चले जाओ तो वो 0 बन जाएगा, तो के की तो मल्टीप्लीकेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास देखो, अब मैंने माना इस वाली इक्वेशन के 0 2 हैं, तो यानी कि इन दोनों जीरो से बनने वाली इक्वेशन कितनी होगी 1। लेकिन के की वजह से के की तो वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। इसका मतलब है कि ऐसी कितनी इक्वेशन बनकर आएंगी जिसके जीरोस ये होंगे तो उसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन होंगी जिनके जीरोस ये होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास के ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कुछ भी रख सकते हैं। अगला असर्शन रीजन का सवाल है, आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू ए सी ए प्लस सी। हाँ सर ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों, देखो अगर आप समझना चाहो तो समझो, अगर ए कोमा बी कोमा सी अगर ए पी के अंदर है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। यानी कि बी माइनस ए बराबर होना चाहिए सर सी माइनस बी के। अगर आप बी को इधर लेकर आते हो, ए को इधर लेकर आते हो, तो सर आपके पास 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा।
तो एपी में होने के लिए 3 टर्मों को तो बीच वाले का दुगना दोनों के साइडों वालों के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन सर द सम ऑफ द एन ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, नेचुरल ओड नंबर का सम जो होता है वो एन स्क्वायर है। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं सर, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आपके पास अगला सवाल आ जाएगा, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू द एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। आप मेरी बात सुनो, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा जो, देखो अगर आप पढ़ते हो तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। जो पहला कंपोजिट नंबर बनकर आता है वो सब 4 है। तो आप जानते हैं लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कितना है? 4। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कितना है सर? 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो 4 और 2 का तो वो आंसर आएगा 2, और 4 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो वो आंसर आएगा 4। और हमें क्या निकालना है? इन दोनों का रेशियो। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आपके पास आंसर बनके आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है गिवन है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इज इन द लॉटरी इज दिस। 6000 टिकट्स हैं आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी ब्राउज। यानी कि उसने कितने टिकट खरीदे। यानी कि आपके पास एक गिवन है, द गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इज व्हाट। यानी कि लॉटरी को जीतने की उन्हें प्राइज की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? उसकी 0.08। अब आपको जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है, उसने कितने टिकट खरीदे। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हो तो आपके पास आंसर बनकर आ जाएगा। यानी कि 0.08 की मल्टीप्लीकेशन आपके पास का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6000। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 6 48 और 3 के 2 जीरो की वजह से 480। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने 480 टिकट खरीदे हैं। अगला सवाल आपके पास क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन मार्क्स आर गिवन बाय 80 स्टूडेंट्स एट लीस्ट। देखो लेस देन 10, लेस देन 20। अब इसका जो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको अलग से बनाना पड़ेगा। देखो अगर आप इसमें मार्क्स लिखते हो, अगर आप मार्क्स लिखते हो तो मार्क्स इसमें देखो लेस देन 10 है, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 10 लिखो, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब आप जानते हैं लेस देन 10 में और लेस देन 20 में, देखो लेस देन 20 में 10 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा, यानी कि 0 से लेकर 10 तो 3 है, और लेस देन 20 यानी कि 10 से 20 के बीच में कितना होगा? 12 में से 3 घटा दो, 12 में से 3 गए, आपके पास कितना बचा? 27 में से 12 घटाओ, आपके पास वैल्यू कितनी बची? 27 में से 8, आप 8 घटाओ, 12 घटाओगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी? 15। 57 में से 27 घटाओ 30, 75 में से 57 घटाओगे आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी सर? बताओ, 75 में से आप 57 घटाओ, 15 3 18, और यहां पर आप वैल्यू घटाओगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 5। अब क्वेश्चन क्या है, द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसी क्लास को हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जितना भी सारे मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन है उसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, अगला सवाल आपके पास ये गिवन है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यानी कि पोलिनोमियल हमारे पास कितना है? पी ऑफ एक्स। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। यानी ग्राफ के अनुसार इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? आप सभी जानते हैं एक्स एक्सिस पर कट करने वाला या टच करने वाले पॉइंटों को हम नंबर ऑफ जीरोस मानते हैं। आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं तो ये जो ग्राफ है केवल एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर जा रहा है ना, केवल टेंजेंट की फॉर्म बना रहा है, तो एक ही पॉइंट पर टच करके जा रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे? वो भी एक ही बन जाएंगे। ठीक है ना, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये बात हमेशा याद रखें। अगला सवाल आपके पास देखो बिल्कुल सेम है, अ गर्ल इज कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग इज फर्स्ट प्राइज। ठीक है ना, आप इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दोगे वही आंसर बनकर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, असर्शन और रीजन का है। इफ द पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y विद द लाइन दिस। आप एक बार बताओ, अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर है और इस लाइन पर है, अब इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखो पुट करो, x की जगह 0, 2 की जगह 2, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 0,2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2। बिल्कुल सही बात है। क्यों, अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हो तो 0,2 यहां पर बनकर आएगा, है ना। 0,2 हमने यहां पर माना। अगर आप x एक्सिस से दूरी बताओगे तो x एक्सिस से दूरी ये वाली दूरी होगी, और ये जो दूरी होगी वो y के कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है ना। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी होता है नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला। देखो अगला सवाल आपके पास क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर। हमने माना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। एंगल ए बराबर 32, आर बराबर 65, यानी कि एंगल ए जो है वो 32 है और एंगल आर जो है वो कितना है, 65 है। आपको जो मेजर निकालना है वो एंगल बी निकालना है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एंगल ए 32 है तो पी भी 32 होगा, अगर आर 65 है तो सी को 65 होना पड़ेगा, तो एंगल सी कितना हो गया सर, 65। पहली बात तो ये। अब आपको जो एंगल निकालना है वो बी निकालना है। अगर आप देखो तो ए और देखो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया, देखो 5 और 2 7, 6 और 3 9, यानी कि 97 आ गया। यानी कि ए और सी का सम कितना आ गया, 97, और तीनों का सम कितना होता है 180। इसका मतलब है एंगल बी जो होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 97, इट मींस 83, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल आपके पास गिवन है, इफ पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर, पी जो है वो मल्टीपल है क्यू का, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। देखो सिंपल सा सवाल है, अगर पी है, जो पी है हमारे पास वो क्या है, मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल 6, 9, 12। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 3 के मल्टीपल लिखना चाहूं तो मैं ये बनकर आएंगे हमारे पास। अगर मैं 3 और 6 का एचसीएफ निकालूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3। यहां तो बात आपको समझ में आई। अगर इसका मतलब है कि 3 के मल्टीपल 6 है, यानी कि 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6, 3। इसका मतलब पी जो है मल्टीपल है क्यू का, तो एचसीएफ क्या आएगा, क्यू। इसका मतलब है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल, आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहां पर एचसीएफ पूछता तो एलसीएम पूछता तो आंसर पी, एलसीएम पूछता तो आंसर पी, एचसीएफ पूछा तो आंसर क्यू, क्योंकि पी है मल्टीपल क्यू का तो क्यू छोटा होगा। ठीक है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। 3 वर्टेक्स आपके पास गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना। मैंने सिंपल तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझा रखा, ए का निकालना है, बी आपके पास कितना है 0,0, और सी आपके पास कितना है 3,0, और डी आपके पास कितना है 0,4। कुछ नहीं करना, सामने वाले को जोड़ो, तीसरे को घटा दो। जैसे ए का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, इसे घटा दो, 0 0 0 -3, आंसर आ जाएगा -3। 4 और 0 4, और 0 घटाओगे तो 4, -3,4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, -3,4। आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, -3,4। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन सी को -3,4 कर लो। ये कितना हो जाएगा, -3,4, सॉरी -3,4। ठीक है, -3,4। अगला सवाल आपके पास गिवन है, अ बैग कंटेन 100 कार्ड नंबर 1 to 100, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब। है ना, परफेक्ट क्यूब। आपको एक बात बता दूं, 1 से लेकर 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर 25 होते हैं। ओ सॉरी, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। आपको क्या निकालना है, क्यूब। अगर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास आती है तो 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात अपनी नोटबुक में जरूर लिख देना। अगला सवाल आपके पास है परफेक्ट क्यूब। देखो, अगर आप परफेक्ट क्यूब की बात करते हो 1 से लेकर 100, तो देखो 1 परफेक्ट क्यूब है, आपके पास 8 परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब है, 64 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना।
अगली बात आपके पास आती है, केवल 4 ही ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर 100 से तक आपके पास परफेक्ट क्यूब बनकर आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/100। आंसर कितना आ जाएगा, 1/25। यहाँ पे इसका मतलब है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपके पास है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा हमारे पास कितना होगा, 1/अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर होते हैं, माइनस के, ओ C/A। और C की वैल्यू आपके पास कितनी है, -k-2 अपॉन A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6। यानी कि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर बचेगा, 6 इधर लेकर आओगे तो 6 इक्वस टू आ जाएगा -k प्लस के 2 के बराबर। 2 को आप इधर लेकर आओगे तो 6 - 2 इक्वस टू -k, यानी कि 4 इक्वस टू -k, माइनस को आप इधर लेकर आओगे तो -4 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी के जितने भी सवाल हैं आपके पास, बाकी के जितने भी सवाल हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, होमवर्क। ठीक है ना। इसकी जो इस वाली क्लास की जो जितनी भी पीडीएफ के आपके 2-4 सवाल अभी बचे हुए हैं, वो उसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, और बाकी के सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट अपनी नोटबुक में करके देखना। ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में पूछे हैं आपसे, और सारे के सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू।